एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। जीके पीवाईक्यू सीरीज में आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी 12 सितंबर के सारे शिफ्टों का सोल्यूशन एक ही वीडियो में। यहाँ पे हम 12 सितंबर के शिफ्ट 1, 2 एंड 3 तीनों का सोल्यूशन एक ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने को नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैंने जीके पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिससे कि आपको एसएससी सीजीएल मेंस या फिर एसएससी सीएचएसएल मेंस के एग्जामिनेशन में हेल्प हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द बैम्बू फ्लूट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि बैम्बू फ्लूट के एक्सपोनेंट कौन थे, तो यहाँ पे आपको ये देखना था कि फ्लूट के एक्सपोनेंट कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हरि प्रसाद चौरसिया। और ये सेम क्वेश्चन सीएचएसएल 2021 में भी पूछा गया था, सेम ऑप्शन के साथ। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। रविशंकर अगर आपसे पूछे तो वो सितार प्लेयर थे। बिस्मिल्लाह खान अगर आपसे पूछे तो वो शहनाई प्लेयर थे। यहाँ से आपको याद रखना है कि फ्लूट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट थे। टी.आर. महालिंगम, पन्नालाल घोष, एन रामानी, ये सारे जो हैं फ्लूट के एक्सपोनेंट थे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि नाद स्वरम के एक्सपोनेंट थे राजरत्नम पिल्लई। कई बार ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है हारमोनियम के एक्सपोनेंट श्री पुरुषोत्तम वालवलकर, अप्पा जालगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष। अगला यहाँ पे है सहनाई, इससे भी आप याद रखेंगे दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन। नेक्स्ट यहाँ पे जो घटम वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टी.एच. विनायक्रम, ई.एम. सुब्रमण्यम। टी.एच. विनायक्रम को वीकू विनायक्रम भी कहा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पखावज। पखावज से रिलेटेड थे तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंडोलिन से अगर आपसे पूछे तो यू श्रीनिवास, एस बाल मुरली कृष्णा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है रुद्र वीणा से असद अली खान। अगला यहाँ पे है विचित्र वीणा, इनसे रिलेटेड थे अब्दुल अजीज खान, अहमद रजा खान। नेक्स्ट यहाँ पे है मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे संतूर प्लेयर अगर आपसे पूछे तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, इसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा था और सीएचएसएल 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है वायलिन से रिलेटेड कौन थे, एम चंद्रशेखरन। सारंगी से अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पंडित राम नारायण, लेकिन इनके अलावा अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान और सकूर खान भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सितार प्लेयर उस्ताद विलायत खान, निखिल बैनर्जी, बुद्धतिया मुखर्जी, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज खान, ये यहाँ पे नहीं होंगे, ये गलती से लिख गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे नेट पूछता है ना, तो आपको ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, तब नेट आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रॉस क्या होगा, तो वहाँ पे नेट में आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन आप घटाएंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। अब ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1983 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट थे, यानी जो भी संस्था थी और उसको जिसने फाउंड किया था, जिसने उसको इस्टेब्लिश किया था, उससे यहाँ पे आपको मैच कराना है। ये वाले जो इंस्टीट्यूट हैं, इसका मैंने आपको पिछले शिफ्ट में ही बताया था। फर्स्ट का यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था उसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। अगर आपको सिर्फ यही पता होता ना कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तब भी आप आंसर मार्क कर लेते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि ए वाले का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी का भी आप पूरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कथकली भारत का शास्त्रीय नृत्य है, वो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कथकली केरला का क्लासिकल डांस है।
यहाँ से आपको याद रखना है कथकली के एक्सपोनेंट केसी पनिकर, कोट्टकल शिवरमन और मिलेना साल्विनी, इनको जो है पद्मश्री मिला था 2019 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ है। अब यहाँ से आपको कथकली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं। इसके पहले ये जो कथकली है ना वो कृष्णा अट्टम हुआ करता था और ये डेवलप हुआ था कालीकट के जो रूलर थे जैमोरिन, उनके अंडर में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि कथकली में जो म्यूजिक यूज होता है ना उसको हम कहते हैं सोपानम, और ये जो पदम वर्ड है ना ये भी कथकली से ही रिलेटेड है। कथकली में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो मलयालम में डायलॉग बोलता है, उसी को हम कहते हैं पदम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कथकली है ये अभिनय के 4 एस्पेक्ट को कंबाइन करके बना है, अंगिका, अहर्य, वचिका, नृता। ये बस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि कथकली में जो सॉन्ग यूज किया जाता है उसकी लैंग्वेज होती है मणि प्रवलम। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी थी इंडिया की, उसको आइडेंटिफाई करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के सीजन में कि टिस्को कब बना था, और ये लेटेस्ट 2023 में भी पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन 1907 में हुआ था, दोराबजी टाटा और जमशेदजी टाटा ने मिलकर किया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सेल कब बना, 1954 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूटा किंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का वो किस राष्ट्रकूटा किंग के टाइम पर बनवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कृष्णा 1 के टाइम पे इसको बनवाया गया था। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि किस डायनेस्टी के टाइम बनवाया गया था, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था, ऐसे भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है तो वो मध्य प्रदेश में है और उसको बनवाया गया था चंडेला डायनेस्टी के द्वारा। भीतरगांव टेम्पल अगर आपसे पूछे कहाँ पे है तो वो उत्तर प्रदेश में है। रामापा टेम्पल अगर आपसे पूछे तो वो वारंगल तेलंगाना में है और इसको बनवाया गया था काकतीय डायनेस्टी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है विरूपाक्षे या फिर विट्ठाल टेम्पल, ये हम्पी कर्नाटका में है दोनों। नेक्स्ट है विनाक्षी टेम्पल, ये मदुरई तमिलनाडु में है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया गेट 1921 में बनाया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया था तो उसको अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। चार मीनार अगर आपसे पूछे कब बनवाया गया था, 1591 में बनवाया गया था हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, और ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा था एक बार मैचिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे है गोल गुम्बज, इसकी स्थापना मोहम्मद आदिल शाह ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे है गोलकोंडा फोर्ट, इसकी स्थापना भी हैदराबाद में की गई थी काकतीय डायनेस्टी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी इज द हेमीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर हेमीज फेस्टिवल मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन ना एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लद्दाख में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि चकरी फोक सॉन्ग अगर आपसे पूछे कहाँ का है तो जम्मू एंड कश्मीर का। ये वनावुन सॉन्ग अगर आपसे पूछे कि जो शादियों में गाया जाता है वो कहाँ का है, वो कश्मीर का है, और ये क्वेश्चन अभी CHSL 2024 में पूछा था। पनिहारी सॉन्ग अगर आपसे पूछे तो राजस्थान का। ओवी सॉन्ग अगर आपसे पूछे तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एशिया का लार्जेस्ट लेकिन आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, यानी कि वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भोपाल लेक। यहाँ से आप याद रखेंगे कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा वेम्बानंद लेक। इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक अगर आपसे पूछे तो सांभर लेक। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है तो वो हो जाएगा वुलर लेक, और इसका पानी आता है झेलम रिवर से, और ये एशिया की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है मानसबल लेक, ये डीपेस्ट लेक है इंडिया का। चिलिका लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी, इसके नाम में सी है लेकिन ये है एक लेक।
नेक्स्ट यहाँ पे है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। अगर आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड पूछे तो वो हो जाएगा लेक बैकाल। नेक्स्ट आपको याद रखना है 5 ग्रेट लेक्स के बारे में, जिसको हम होम्स से याद रखते हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा ह्यूरन लेक, दूसरा हो जाएगा ओंटारियो, तीसरा हो जाएगा मिशिगन लेक, फोर्थ हो जाएगा लेक आयर, फिफ्थ हो जाएगा लेक सुपीरियर। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन 2002 जाकिर हुसैन बिकेम द यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विथ विच अवार्ड। अब ये क्वेश्चन भी CHSL 2021 का ही है, वहां पे भी इसको पूछा गया था कि 2002 में जाकिर हुसैन यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट बने थे, उनको कौन सा अवार्ड मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इनको मिला था पद्म भूषण। यहाँ से आपको याद रखना है कि TH विनायक्रम को वीकू विनायक्रम भी बोला जाता था और इनको कहा जाता है गॉड ऑफ घटम, ये घटम से रिलेटेड थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ड्रम से अगर आपसे पूछे तो इसके एक्सपोनेंट हो जाएंगे शिवमणि। अगला क्वेश्चन है माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया एंड नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नाइट्रोजन साइकिलिंग में ये यूज़ होते हैं। इकोसिस्टम में ना बहुत सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो इन सब का ये मतलब होता है ना कि कोई भी केमिकल जो कि सॉइल या फिर एयर में प्रेजेंट होता है वो उनके थ्रू जाता है प्लांट्स में, प्लांट को कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स, तो वो केमिकल उनमें चला जाता है। उसके बाद जब एक दिन प्लांट्स की और कंज्यूमर की डेथ होती है, डीकम्पोजर के द्वारा वही सारे केमिकल फिर से सॉइल एंड एयर में चले जाते हैं। मतलब जो भी केमिकल जहाँ से आया था वो वहीं पे घूम के चला जाता है। इसी को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इकोसिस्टम में होता है, बहुत तरीके का होता है, लेकिन SSC में ना इसमें काफ़ी डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। इस बार GS में इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे और डीप क्वेश्चंस पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू सीपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द सोल्जर्स एट मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिपाही विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, तो किस डेट को जो सोल्जर्स हैं वो मेरठ से दिल्ली के लिए उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। सिंपल में आपसे पूछा है कि सिपाही विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, किस डेट को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सेलेक्टेड एज द शेरपा फॉर इंडियाज G20 होस्टेड इन 2022-23। यहाँ पे कह रहे हैं कि G20 जो इंडिया में होस्ट किया गया था उसके शेरपा किसको चुना गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अमिताभ कांत को। अगला क्वेश्चन है पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पूर्वांचल हिमालय में कौन सी चीज़ नहीं आती। तो पूर्वांचल हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। इसको आप बहुत आराम से आंसर मार्क कर पाते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पीर पंजाल रेंज, ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी। यहाँ पे कह रहे हैं कि हॉकी में इंडिया पहली बार कब पार्टिसिपेट की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1928 में। पहले ओलंपिक्स कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हुआ था तो एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। अगला क्वेश्चन है ए स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग इट एट ए पार्क, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग। SSC में इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत पहले से पूछना इन्होंने स्टार्ट किया है कि ये आपको सिचुएशन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा या फिर यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट या फिर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आएगी। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन ये दिया है कि एक स्टूडेंट है, उसका स्कूल असाइनमेंट पे वो काम कर रहा है और वो सीख रहा है कि घर पे ही कंपोस्ट कैसे बनाते हैं जिसको कि हम पार्क में यूज़ करेंगे। तो वो अपनी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द डैश स्कीम विद एन एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सर्विसेज
to people engaged in begging in 75 municipalities। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि अगस्त 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी और उनका ये एम था कि रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें उन लोगों को जो कि बेगिंग में इंगेज्ड है, यानी जो भीख वगैरह मांगते हैं ना उनके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्माइल 75। अगला क्वेश्चन है विच इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली ए बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, मतलब वित्तीय समावेश के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था जिसमें कि लोग अपना सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और बहुत सारी चीज़ों के अकाउंट वो खुलवा सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा नाटक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था पहले ही शिफ्ट में, सारी जो बुक्स थी और उनके अथर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विक्रमोर्वशीयम हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, इसको लिखा था कालिदास जी ने। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये हर्षवर्धन ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स आर क्लासिफाइड इन टू डैश किंगडम। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या फिर कोशिकांग नहीं होते हैं उनको हम किस किंगडम में रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इनको हम रखते हैं मोनेरा में। एनिमल किंगडम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं बायो की क्लासेस ले रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे ये वाली क्लासेस भी जल्दी ही आएंगी, तब आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्टिकल 63 में ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ से ना आप वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर आप इसको डीएम भी बोल सकते हैं, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। वी से हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ये आता है आर्टिकल 63 में। सी से हो जाएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई पोस्ट मिलने पे साथ में ही कोई और भी पोस्ट मिल जाती है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको राज्यसभा के चेयरमैन की भी पोस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पी से याद रखेंगे कि एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, यानी कि इनको प्रेसिडेंट के जगह पे काम करना पड़ता है, ये आर्टिकल 65 में आएगा। ई से आप याद रखेंगे इलेक्शन, आर्टिकल 66 में आता है। टी से आप याद रखेंगे टर्म, यानी कि इनका ऑफिस का टर्म कितने टाइम का होता है। नेक्स्ट वाले टी से आप याद रखेंगे कि टाइम टू फिल द वैकेंसी, यानी कि अगर इनकी सीट खाली है तो कितने टाइम में उस सीट को फिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो ओ है इससे आप याद रखेंगे ओथ और एफर्मेशन, तो ये आता है आर्टिकल 69 में। डी से आप याद रखेंगे डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन। एम से आप याद रखेंगे मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन। अगला क्वेश्चन है ए जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट इज इन डैश मोशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाला फेंका जाता है ना एथलीट्स के द्वारा, उसका मोशन क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कर्वी लिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर का मतलब हो जाएगा सीधे, ऑसिलेटरी का मतलब हो जाएगा ऐसे आगे पीछे। तो जैवलिन ऐसे थोड़ी ना मोशन करता है, वो तो ऐसे जाता है ना, तो कर्वी लिनियर मोशन उनका होता है। अगला क्वेश्चन है द ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टन्स इन 1965 टू डैश मिलियन टन्स इन 1978-79। ये वाला क्वेश्चन टफ था। इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के बाद जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था, तो सीरियल प्रोडक्शन इन्होंने कहा कि 72.4 मिलियन था 1965 में, तो वो 1978 से 79 तक कितना हो गया था। राइट आंसर है ऑप्शन 3 131.9 मिलियन टन्स।
और ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी की लाइन से इन्होंने सीधा उठाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2S2O7। ये जो H2S2O7 है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप याद रखिए इसको हम कहते हैं ओलियम। यहाँ पे मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगी, आप इसको अच्छे से सीखिएगा, क्या पता मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, उसको आपको X मानना है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, इसको आपको लेना है -2। कैसे लेना है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये 2 है, ठीक, तो आपको लिखना है 2 × 1 और यहाँ पे प्लस करना है आपको। उसके बाद सल्फर भी यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ लिखना है 2 × X। आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको हम यहाँ पे X ही लेते हैं। प्लस आपको करना है यहाँ पे ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको -2 ही लेना है हमेशा। यहाँ पे आप लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +6 और ये वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का हम हमेशा -2 लेंगे और जितने ऑक्सीजन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप हमेशा X कंसीडर करेंगे। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा चेंजेस एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट में नहीं किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए मेजर एयरपोर्ट इज वन विच हैज एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर। यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना है 12 सितंबर के शिफ्ट 2 के GK-PYQ का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब जो कि गवर्नमेंट ओन करती हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। SSC CHSL 2024 के मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ से आपको कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज याद रखनी है, जैसे कि NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन में ये वाला पूछा गया था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सारे जो है ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मारुति उद्योग लिमिटेड ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज प्रो कबड्डी लीग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में प्रो कबड्डी लीग कब स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है द वेदांग्स आर हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट टाइम्स एंड आर लिंक्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास। दीज आर डैश इन नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वेदांग्स कितने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 6 वेदांग्स हैं। ये जो है हमें हेल्प करते हैं वेदों को और अच्छे से समझने के लिए। आपको यहाँ पे याद रखना है कि वेदांग्स कौन कौन से हैं। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष, कल्प, ये सारे वेदांग्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यहाँ पर आपसे पूछा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक्चुअल कितना ग्रोथ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3.6% का ग्रोथ हुआ था। 5 ईयर प्लान्स पे मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको जाके देखिएगा। वहाँ से आपका 5 ईयर प्लान को लेके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेंस के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वहाँ पे मैंने आपको थ्योरी भी बताई है और वहाँ पे PYQs भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, 39 क्वेश्चन। बहुत डिटेल में वो वीडियो है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी 5 F's ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 5 F's कौन कौन से हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि बिना डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में आए कोई डिजीज जब फैल जाती है ना, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्लाइज,
फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिससे कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, फिर भी इन सब के द्वारा आपको वो डिजीज़ हो सकती है। अगला क्वेश्चन है मैच दी पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। यहाँ पर आपको कॉलम मैच कराना है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और ये क्वेश्चन 2023 से ही पूछा जा रहा है। इसको आप बहुत आसानी से आंसर मार्क कर सकते थे। जब मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि एनिलिडा जो होते हैं इनकी स्किन लेयर के फॉर्म में होती है, यानी बहुत पतली पतली लेयर के फॉर्म में इनकी स्किन होगी। तो फर्स्ट का यहाँ पे डी हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एचिनोडर्माटा होते हैं वो स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं। थर्ड का यहाँ पे बी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जब भी मैचिंग के क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर मार्क करना चाहिए अगर आपको नहीं आ रहा हो तो। लैटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं इनकी बॉडी फ्लैट होती है, तो यहाँ पे एनिलिडा का हो जाएगा अर्थवर्म, ऑर्थोप्रोडा का हो जाएगा आंट, एचिनोडर्माटा का हो जाएगा सी स्टार, लैटीहेल्मिन्थिस का हो जाएगा टेप वर्म। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट रिसेंटली सीक्स टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। वन ऑफ देम इज द एलिजिबिलिटी डेट। Till now, only one date, 1 January, was considered for deciding eligibility with respect to age. What reform does the bill seek in this regard? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट का एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, और वहाँ पे इन्होंने उसमें कुछ रिफॉर्म लाने की बात कही थी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने अब तक केवल एक डेट सेलेक्ट की थी 1 जनवरी, जिससे कि ये एज के रिस्पेक्ट में एलिजिबिलिटी डिसाइड करते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट। इन्होंने 4 डेट इंट्रोड्यूस किया था, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है इन जुलाई 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अ डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग टू अ फैमिली अर्निंग अ लोअर इनकम। यहाँ पर आपसे पूछा है ना कि जो फैमिली लोअर इनकम से बिलोंग करती थी उनकी बेटी की शादियों में फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जुलाई 2020 में किस स्टेट ने आशीर्वाद स्कीम को स्टार्ट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो किसके प्रायर रिकमेंडेशन पे किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मनी बिल किस में आता है तो ये आता है आर्टिकल 110 में। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार मेल एंड फीमेल के बीच में लिटरेसी रेट का गैप कितना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 16.88%। अगर आपसे पूछे कि मेल एंड फीमेल के लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा गैप किस स्टेट में था तो वो था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड। अब ये क्वेश्चन CHSL 2024 का ही है, इसी वजह से ना जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं रिसेंट में उसको भी करके जाना चाहिए एग्जाम के पहले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। यहाँ पे कह रहे हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड कौन है, और ये क्वेश्चन 2023 का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो रेड लाइट इमिट करेगी। कौन सी यहाँ पे गैस है वो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नियॉन। अब ये क्वेश्चन CAPF 2020 में पूछा गया था। इसके अलावा आपको यहाँ से ये याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो ब्लू वायलेट कलर इमिट करेगा, हीलियम से पास करेंगे तो पिंक ऑरेंज कलर ये इमिट करेगा, आर्गन से पास करेंगे तो वायलेट कलर इमिट करेगा, क्रिप्टॉन से अगर पास करेंगे तो लेवेंडर कलर इमिट करेगा, मरकरी या फिर ऑक्सीजन से अगर हम पास करेंगे तो ब्लू वायलेट कलर ही इमिट करेगा, जेनॉन से पास करेंगे तो ब्लू कलर। अगला क्वेश्चन है चांद बरदाई's फेमस लिटरेरी वर्क मेंशंस पृथ्वीराज चौहान्स लव स्टोरी एंड हेरोइक डीड्स।
यहाँ पर आपसे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है कि चंद बरदाई ने कौन सी बुक लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पृथ्वीराज रासो इन्हीं ने लिखा था। इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी को मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देशबंधु। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस फ्रीडम फाइटर को देशबंधु के नाम से भी जानते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चित्तरंजन दास। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बुद्धदेव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धदेव दास गुप्ता कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सरोद से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला वाला इन्होंने लिखा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे याद रखना है। आप मेरी ओल्डेस्ट वीडियो में इसका ट्रिक जाके देख सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट यहाँ पे है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल्स आइडियाज दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मैंडेटरी नेशनल सर्विसेज फॉर 5 ईयर, यानी कि नेशनल सर्विस आपको राष्ट्र की सेवा करनी होगी 5 साल के लिए। ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जिंक सल्फेट बनेगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से आप याद रखिएगा जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है और कई बार ये वाला पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस कब बनेगी, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार वॉज ऑनर्ड विद कालिदास सम्मान 2022 बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी सिंगर हैं पंडित वेंकटेश कुमार, इनको कालिदास सम्मान दिया गया 2022 में। तो ये जो कालिदास सम्मान अवार्ड है ये किस स्टेट की गवर्नमेंट देती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इसको देती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में गुड्स का हम यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। राइट आंसर हो जाएगा बार्टर एक्सचेंज। इसमें क्या होता था कि अगर आपको कोई सामान चाहिए और वो सामने वाले के पास है और सामने वाले को जो सामान चाहिए वो आपके पास है, तो उसमें सामान के बदले सामान ले लिया जाता था। इसी को हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। हिंदी में इसको कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर एंड उर्स फेयर आर दी पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। यहाँ पर आपको इतने सारे फेयर एंड फेस्टिवल का नाम देके पूछा है कि ये किस स्टेट के हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक से ही आंसर मार्क कर सकते थे, गणगौर फेस्टिवल से ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है डैश लीव्स आर यूज टू मेक बीड़ीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसकी पत्तियों का यूज बीड़ी बनाने में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तेंदू लीव्स का यूज किया जाता है बीड़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा हिल है जो कि ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शेवरॉय हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं और आप याद रखिएगा कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नल्लमाला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। वरुशनद हिल्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो नीलगिरी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है या फिर सीसाचलम हिल्स है, ये वेस्टर्न घाट्स में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन एंड व्हेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि शांति निकेतन को किसने और कब स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसको स्थापित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में। ईयर भी आप याद रखिएगा। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वाज फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई हु वाज ए भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर थी, उन्होंने किस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की इन्होंने स्थापना की थी। यहाँ पे एंड होता है शिफ्ट 2 का सोल्यूशन। अभी हम करेंगे शिफ्ट 3 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। 12 सितंबर शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एंटनी लॉरेंट लेवोशियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री इन 1789। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि एंटनी लेवोशियर का कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री में 1789 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ से आप ईयर भी याद रखेंगे, 1789 में इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इसके पहले जब हम शिफ्टों का सोल्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि लॉ ऑफ कंबस्टन किसने दिया था, तो वो भी इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स ए डैश फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, उसको कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए होता है शॉर्ट सर्किटिंग को बचाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 5 एम्पियर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, तो इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वामी विवेकानंद। और आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ईयर भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुआलिम इज अ फेमस डांस ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा है कि खुआलिम कहाँ का डांस फॉर्म है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिजोरम का। यहाँ से आपको याद रखना है मिजोरम के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, चापचर कूट और पॉल कूट कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो पॉल कूट फेस्टिवल है मिजोरम का, इसको स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मिजोरम का डांस फॉर्म है चेराव डांस और खुआलम डांस। खुआलम डांस को डांस ऑफ गेस्ट भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो PIL होता है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका कॉन्सेप्ट किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केरला में। नेक्स्ट आपको यहाँ से याद रखना है केरला के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे कि ओनम, विशु, मकारा विलक्कू। नेक्स्ट आप यहाँ से कुछ डांस फॉर्म्स भी याद रखेंगे जैसे कि कथकली, मोहिनीअट्टम, कोलकली, कुम्मी डांस आप जरूर याद रखेंगे, थुल्लाल और कुडियट्टम। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अलवर एंड भिवानी। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉन्सेप्ट्स इन कॉलम A विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम B। यहाँ पर आपको दिया है ये और आपको पूछा है कि इसका क्या डेफिनेशन होगा, उससे आप मैच कराइए। फर्स्ट वाला यहाँ पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको कि हम कहते हैं GNP। यहाँ पे ये जो नेशनल वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब आप समझिए कि जो सिटीजन है हमारी कंट्री के, उन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया है एक ईयर के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा मनी वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट। दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP। इसका मतलब होता है कि नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितना नेट प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बोलते हैं NNP। नेक्स्ट यहाँ पे है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि आपकी एनुअल इनकम जो कि आप रिसीव करते हैं, तो C का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब ये होता है कि टैक्स के बाद आपकी जो पर्सनल इनकम बनती है खर्च करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो इसका ये सेकंड वाला हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर वॉज ए डैश प्लेयर ऑफ प्रोफाउंड डेप्थ फेवरिंग स्पार्स एंड स्लो रियलाइजेशंस ऑफ रागास। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जिया मोइनुद्दीन डागर ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रुद्र बीना।
अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन सेल वॉज इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन आया था यानी सेकेंड फेज, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पटना में। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे कभी भी पूछे कि ग्रीन रिवोल्यूशन का पहला फेज कब से कब तक था, तो 1960s से लेकर के 1970s तक। अगर आपसे पूछे कि सेकेंड फेज कब से कब तक था, तो वो 1970s से लेकर 1980s तक था। ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म को कॉइन किया था विलियम गॉड ने। फादर अगर आपसे पूछे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कौन माने जाते हैं वर्ल्ड में, तो नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर आपसे पूछे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, तब कौन था वाइसरॉय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इरविन उस टाइम पे वाइसरॉय था। अगला क्वेश्चन है हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर एज पर द ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स रिलीज्ड बाय यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट इन फरवरी 2023। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूएस बेस्ड जो मॉर्निंग कंसल्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च। ये क्वेश्चन कई सालों से रिपीट हो रहा है। अभी CHSL 2024 में भी पूछा गया था मैचिंग वाले में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2015 में ही आया था स्मार्ट सिटी मिशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द 7 टाइम्स वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस कंट्री ने 7 बार जीता है वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर ए सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि स्टेट को सोशल ऑर्डर बना करके रखना चाहिए, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बना के रखना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्टिकल 38 में ऐसा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये CGL 2023 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फाउंड इन जैसलमेर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो जैसलमेर में पाया जाता है उसका नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उसको खंडीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द डैश वर ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी दे एस्टैब्लिश्ड एंड इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। ध्रुव सेन सेकेंड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुप्ता डायनेस्टी के ट्रिब्यूटरी चीफ हुआ करते थे और उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित किया था वेस्टर्न इंडिया में। ध्रुव सेन सेकेंड उस किंगडम के किंग थे, तो कौन सा ये डायनेस्टी था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मैत्रक डायनेस्टी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है As of 31st May 2021, only 47% of the total routes and 39% of airports have been operationalized under Udan according to ICRA. What is the full form of Udan? ये क्वेश्चन जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट ये सिंपल है। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि उड़ान का फुल फॉर्म बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है Which of the following options is most appropriate cause for unemployment in India? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा रीजन सबसे सही है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंडिया में ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ जून 2021 हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं जून 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर आपसे पूछे कि इंडिया का ओल्डेस्ट या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मुहम्मद ऑफ घोर डिफीटेड जयचंद्र ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194 AD। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस बैटल में हराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बैटल ऑफ चंदावर में। ईयर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है द ग्रोथ फॉर्म ऑफ ए प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसकी साइज, शेप, बाकी उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये हम उसका हैबिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इन एथलेटिक्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल एथलेटिक्स में कब और कहाँ जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2003 में जीता था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबला मैस्ट्रो विक्रम घोष वॉज अवॉर्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2023 इन द कंटेम्पोरेरी कैटेगरी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तबला मैस्ट्रो विक्रम घोष को समकालीन श्रेणी में 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द परसेंटेज ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 to 19 ईयर्स फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन इज हाउ मच। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो 10 से लेके 19 साल के बीच के जो लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 20.9%। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आज मैंने जिन शिफ्टों का सोल्यूशन आपको कराया है वो टफ था। यही क्वेश्चन देख लीजिए, इन्होंने ये पूछा कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था। अब ये कौन ही याद रखने जाएगा। यहाँ पे क्लास एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।